हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2020 और आज से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हमारे सामने आ रही है जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो क्वेश्चन निकल सकते हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा और इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो प्लीज दोस्तों, यह वीडियो लास्ट तक देखें और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आज है 28 जुलाई और आज के दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। यानी कि यह चारों दिवस जो हमारे पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, इनमें से आज यह दिवस मनाया जा रहा है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। और इसी के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का संकल्प लेना और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। और यहाँ विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने के पीछे का यह भी उद्देश्य है। क्या? एक बेहतर कल के लिए आज पर्यावरण का संरक्षण यदि करते हैं तो हमारे भविष्य के लिए हम बेहतर पर्यावरण प्रोवाइड कर सकते हैं। और बात करते हैं जब यह महत्वपूर्ण दिवस की, तो यह दिवस इनके साथ और भी जो इंपॉर्टेंट डे है वो भी आप जान लीजिए। 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अर्थ डे। और पृथ्वी दिवस को पहली बार सन 1970 में मनाया गया था। और 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, नाम है बेंजामिन उमकापा, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। वो तंजानिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तंजानिया। और बात करते हैं यह पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा की, तो उन्होंने 1995 से 2005 तक बेंजामिन उमकापा ने देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। यानी कि वो तंजानिया के तीसरे राष्ट्रपति थे और उन्होंने विदेश मंत्री और सूचना मंत्री जैसे कई कैबिनेट पद संभालने और राष्ट्रपति चुने जाने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। यह बेंजामिन उमकापा ने, जिसका हाल ही में निधन हो गया है, और वो थे तंजानिया देश के पूर्व राष्ट्रपति। तो यहां पहले तो आप मैप में देखिए कि यहां पर यह है तंजानिया जो साउथ अफ्रीका में स्थित है, जिसके अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो युगांडा, कोंगो DRC, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया और यहां पर मलावी, मोजाम्बिक, ऐसे देशों से घिरा हुआ है यह तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल का नाम क्या है? डोडोमा। क्या है? तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। और तंजानिया के हाल ही के राष्ट्रपति कौन है? जॉन मैगुफुली। क्या नाम है? जॉन मैगुफुली तंजानिया के वर्तमान राष्ट्रपति है। और तंजानिया की करेंसी है तंजानिया शिलिंग। और यह राष्ट्रपति एक बात को लेकर भी सुर्खियों में थे, क्योंकि जॉन मैगुफुली ने हाल ही में तंजानिया को कोरोना मुक्त देश घोषित किया था। तब भी मैंने आपको करंट अफेयर में यह तंजानिया देश के बारे में बताया था।
तो दोस्तों यहां एक क्वेश्चन और इन देश से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको निश्चित तौर ही फायदा मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया? पहले तो सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या होता है वो यहां हम पढ़ सकते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का पूरा नाम है और उन्होंने हाल ही में अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया है? 27 जुलाई 2020 को, यानी कि कल ही सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया। और बात करते हैं सीआरपीएफ, तो इनसे यानी कि हमारा भारत देश का एक सशस्त्र बल है। और देखो सीआरपीएफ को 27 जुलाई 1939 को अंग्रेजों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। किस नाम से? क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन फिर इसे 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बदल दिया गया। यानी कि जो क्राउन प्रतिनिधि पुलिस थी उनका नाम कर दिया गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी कि सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ की पहली बटालियन कहां पर स्थापित की गई थी? तो देखो मध्य प्रदेश के नीमच शहर में पहली सीआरपीएफ बटालियन की स्थापना की गई थी। और इसीलिए आपको यहां कलर कोड जो चेंज किया हुआ है वो भी याद रख लीजिए कि मध्य प्रदेश के नीमच शहर में पहली सीआरपीएफ बटालियन की स्थापना की गई थी। और सीआरपीएफ में 3.25 लाख पुलिसकर्मी हाल ही में शामिल है। यानी कि सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स भारत की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और बात करते हैं सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ को लेकर दिसंबर में यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया था कि हाल ही में आईपीएस अफसर एपी महेश्वरी को किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो एपी महेश्वरी सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। और यहां आप एपी महेश्वरी को देख सकते हैं, वो बन गए हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक। तो देखो 1984 बैच के उत्तर प्रदेश काडर के अधिकारी एपी महेश्वरी वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष सचिव है। लेकिन मौजूदा महानिदेशक आर भटनागर के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद सीआरपीएफ के महानिदेशक का पद खाली था, वो संभाल लिया है एपी महेश्वरी ने। और बात करते हैं अब चौथे क्वेश्चन की। 27 जुलाई को निम्न में से किस महानुभाव की पुण्यतिथि पर राष्ट्र ने श्रद्धांजलि अर्पित की? दोस्तों 27 जुलाई को निम्न में से किस महानुभाव की पुण्यतिथि पर राष्ट्र ने इस महानुभाव को श्रद्धांजलि अर्पित की? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं महान साइंटिस्ट ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि थी 27 जुलाई को। और समूचे राष्ट्र ने हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखो पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और शिक्षक डॉक्टर कलाम को राष्ट्र ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जन राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन के रूप में लोकप्रिय डॉक्टर कलाम का शिलांग में विद्यार्थियों को व्याख्यान देते समय 27 जुलाई 2015 को निधन हो गया था। और यहां देख सकते हैं जिसे हम मिसाइल मैन भी कहते हैं और जिसे जन राष्ट्रपति कहा जाता है, ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस किसने विकसित की है? सिर्फ 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है आईआईटी खड़गपुर ने। किसने? आईआईटी खड़गपुर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी खड़गपुर। और भारत ने भी एक नया विक्रम यानी कि नया मुकाम हासिल किया है। एक ही दिन में 4 लाख से अधिक कोविड दर्दियों की जांच की गई, यानी कि टेस्ट किए गए। और यहां सिर्फ 1 घंटे में भी यह कोविड-19 का पता लगाने के लिए
एक किट को विकसित किया है आईआईटी खड़गपुर ने। तो देखो, आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक नई कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है जो कोविड-19 का परीक्षण कर सकती है और 1 घंटे में परिणाम दे सकती है। किसने विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर ने, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने इसे विकसित की है। तो इसकी लागत कितनी है? सिर्फ 400 रुपये। तो देखो, नमूने का विश्लेषण करने के लिए डिवाइस एक डिस्पोजेबल पेपर पट्टी का उपयोग करती है। डिस्पोजेबल इस पेपर पट्टी का यूज करती है और इसका रिजल्ट है वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाई देता है। तो देखो, नमूने का विश्लेषण करने के लिए डिवाइस एक डिस्पोजेबल पेपर पट्टी का उपयोग करती है और परिणाम एक मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध कराया जाता है। और परीक्षण की लागत कितनी है? ओनली फॉर 400 रुपये। इसकी लागत से आप कोविड-19 की जांच करा सकते हैं। और जब हमारे भारत देश में बहुत से संक्रमित व्यक्तियों की जब संख्या बढ़ रही है तो यहां कोविड-19 से जुड़े बहुत से संशोधन हाल ही में सुर्खियों में है। और यह क्वेश्चन इस तरह के भी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं। तो आप नजरें स्क्रीन पर जमाइए रखिए कि भारत वर्तमान में अपनी किस रणनीति के माध्यम से देश भर में कोविड-19 परीक्षण को बढ़ाने की योजना बना रहा है। तो भारत ने हाल ही में यह रणनीति अपनाई है, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। दूसरा क्वेश्चन, पहली स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? भारत में यह पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम रखा गया है कोवैक्सीन और वो 15 अगस्त तक आ सकती है, ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। तो कोवैक्सीन हमारे भारत देश में विकसित कोविड-19 की वैक्सीन का नाम रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन, भारत की वर्तमान रिकवरी दर कितने प्रतिशत है? कोविड-19 में रिकवरी रेट है वो 63.5% है, यानी कि अन्य देशों के लिहाज से काफी हमारा जो रिकवरी रेट है वो हाई लेवल पर है। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? वित्तीय संस्थान जिन्होंने हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है, इस संस्थान का नाम है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने? आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो, भारतीय रिजर्व बैंक एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जिससे वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट शॉर्ट में कहे तो एफएसआर जारी करता है, यानी कि इसे एफएसआर भी कहा जाता है। लेकिन एफएसआर का पूरा नाम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। क्या? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाल ही में हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की है। तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हमारे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को। और हमारे वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर है। और बात करते हैं इस रिपोर्ट की, तो यहां कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हमारे सामने आते हैं कि आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि मार्च 2020 में सभी बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि जीएनपीए अनुपात 8.5% से बढ़कर मार्च 2021 तक 12.5% हो सकता है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जीएनपीए अनुपात मार्च 2021 में बढ़कर 15.2% हो जाएगा। और जीएनपीए इसका पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जीएनपीए का पूरा नाम होता है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हमारे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, इंग्लिश में कहे तो एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक रिस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दोस्तों, इस पोर्टल को लॉन्च किया है हाल ही में मुथूट फिनकॉर्प ने। किसने? मुथूट फिनकॉर्प ने रिस्टार्ट इंडिया नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुथूट फिनकॉर्प। और देखो कि केरल स्थित एनबीएफसी मुथूट फिनकॉर्प द्वारा रिस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह पोर्टल का उद्देश्य क्या है?
देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करना, यानी कि रीस्टार्ट करना। और यहां एक टर्म आया एनबीएफसी। एनबीएफसी का पूरा नाम क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि एनबीएफसी है यह मुथूट फिनकॉर्प। और उन्होंने हाल ही में रीस्टार्ट इंडिया नामक एक नया पोर्टल शुरू किया है। और पोर्टल बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान तलाशने के साथ साथ लघु और सूक्ष्म उद्यमों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करेगा। तो हमारे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, नितिन जयराम गडकरी हमारे एमएसएमई के वर्तमान मिनिस्टर है। 8वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? यहां आप देख सकते हैं, यह है 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन और इसका सफल परीक्षण हाल ही में रूस देश ने किया है। किसने? रूस देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। और बात करते हैं यह इंजन की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि रूस ने गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कहां से किया? ततारस्तान के कजानबश विमानन केंद्र में। कहां पर? ततारस्तान के कजानबश विमान क्षेत्र में यह सफल परीक्षण किया गया है और इसका उत्पादन 2021-22 के लिए निर्धारित है, यानी कि 2021-22 में इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और इस नई तकनीक से मुख्य इंजन के एलिमेंट्स के उत्पादन में लगने वाला समय लगभग 20 गुना कम हो जाएगा और इसके उत्पादन की लागत में भी 2 गुना अधिक भी कमी आएगी, यानी कि कम लागत में और यहां समय भी कम लगेगा और यह इंजन बनाया जाएगा। और यह हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है रूस में। तो रूस से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भी सुर्खियों में था कि हाल ही में रूस और भारत के बीच गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन कहां किया गया? भारत और रूस के बीच यह गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और यहां पढ़ सकते हैं गंगा वोल्गा डायलॉग्स ऑफ सिविलाइजेशन, और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और एक क्वेश्चन भी सुर्खियों में था जो रूस से लेकर था कि हाल ही में विश्व की प्रथम हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवागार्ड को किस देश ने ऑपरेशनल किया है? इस अवागार्ड मिसाइल को हाल ही में रूस देश ने विकसित किया है और तब भी मैंने आपको रूस के बारे में डिटेल में बताया था। तो यहां पहले तो मैप में देखिए कि रूस कहां पर स्थित है। तो यहां पर है चाइना और चाइना से यहां मंगोलिया, यहां पर कजाकिस्तान, यहां पर बेलारूस, यूक्रेन और यहां पर है फिनलैंड और यहां पर है यह रूस। और रूस की कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और वो 2036 तक यहां इस पद पर रह सकते हैं, ऐसा भी एक का कानूनी प्रावधान यानी कि यहां के संविधान में प्रावधान किया गया है। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। और रूस की करेंसी है रूसी रूबल। और रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। इतनी बात आपको याद रखनी है, रूस से जुड़ी हुई है वो। 9वां क्वेश्चन, अमेजन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अमेजन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए हाल ही में एक्को जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्को जनरल इंश्योरेंस और साझेदारी की है अमेजन पे ने। तो यहां इन दोनों कंपनियों की बात करें तो डिजिटल भुगतान दिग्गज अमेजन पे ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप एक्को जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में वाहन बीमा लॉन्च किया है। और अमेजन पे जो अमेजन इंडिया की पेमेंट इकाई है वो ग्राहकों को आसानी से बीमा खरीदने में मदद करेगा, यानी कि दोनों के बीच हाल ही में यह समझौता हुआ है एक्को और अमेजन पे के बीच। तो दोनों के कुछ प्रमुख हेडक्वार्टर और अधिकारियों की बात करें तो अमेजन पे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन एवं सिएटल में अमेजन पे का हेडक्वार्टर स्थित है। और अमेजन पे इंडिया के वर्तमान सीईओ और एमडी कौन है? महेंद्र नेरुरकर। क्या नाम है? महेंद्र नेरुरकर। वो अमेजन पे इंडिया के सीईओ एंड एमडी है।
और एक्को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के संस्थापक कौन है? वरुण दुआ, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और एक्को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। 10वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य में वन पारिस्थितिकीय तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना शुरू की गई है? बहुत ही अच्छी बात है कि यहां फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए वन पारिस्थितिकीय तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना शुरू की गई है। और यह परियोजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार हरित क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दे रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के वन विभाग की अनेक योजनाओं से राज्य में हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। और इस मामले में हरियाणा के वन डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और जब बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन भी सुर्खियों में था कि हाल ही में 100% घरों में, यानी कि 100%, 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश हमारा भारत देश का ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने 100% LPG यानी कि गैस कनेक्शन घरों को प्रोवाइड किए हैं। और तब भी मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया था। तो यहां आप मैप में देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है यह हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ होता है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। और हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। इनमें से एक कैपिटल का नाम है शिमला और दूसरी कैपिटल का नाम है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा उत्तराखंड का हर्षिल गांव किसके उत्पाद के लिए जाना जाता है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो यहां पहाड़ी इलाकों में स्थित है यह हर्षिल गांव। और हर्षिल गांव हाल ही में सुर्खियों में आया है। तो यह किसके उत्पादों के लिए जाना जाता है? हर्षिल गांव। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेब। क्या? सेब बोले तो एप्पल के उत्पादन के लिए हाल ही में हर्षिल गांव सुर्खियों में आया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सेब। तो बात करते हैं यह हर्षिल गांव की कुछ उपलब्धियों की। तो यहां आप यह पढ़कर हैरान रह जाएंगे कि चीन सीमा पर भागीरथी नदी के किनारे पर उत्तराखंड का हर्षिल गांव बसा है। यहां के लोगों ने 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बेहद गरीबी देखी। फिर यहां के युवाओं ने दुर्गम पहाड़ियों पर सेब के बाग लगाकर इलाके की तकदीर बदल डाली है। और आज 10,000 हेक्टेयर में सेब के बागान है, जहां 20,500 मीट्रिक टन उत्पाद होता है। और एक साल में 1.5 लाख पेटियां अमेरिका और अन्य देशों में इसके सेब का निर्यात किया जाता है। और इसी बात को लेकर यह सुर्खियों में है। और यहां हर छोटा किसान एक साल में 5 लाख रुपए कमाता है। तो बड़ा किसान है वो 25 लाख रुपए की आमदनी यह सेब की खेती से प्राप्त करता है। तो देखो, छोटा किसान भी सालाना कम से कम 5 लाख रुपए कमाता है। और कई ऐसे भी है जो देश विदेश में 25 लाख रुपए तक से सेब बेच लेते हैं। यानी कि यहां की जो तकदीर बदल डाली है यह सेब ने। और वो गांव का नाम मत भूलिएगा, हर्षिल। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस संत का जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था? हमारे भारत में यहां जब भक्ति आंदोलन की बात करते हैं और आप क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भक्ति आंदोलन एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है यूपीएससी या तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन में। और यहां पर भी बहुत से ऐसे भक्ति आंदोलन से जुड़े क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस संत का जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था? और यह संत का जो जन्म है वो हाल ही में 27 जुलाई को मनाया गया, इस व्यक्ति की जन्म जयंती। ओके, इस संत का नाम है
तुलसीदास। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। और बात करते हैं भक्ति आंदोलन से जुड़े इस महान संत की, तो देखो गोस्वामी तुलसीदास जिनका कार्यकाल 1511 से 1623 और हिंदी साहित्य के महान कवि थे, उन्होंने आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। और श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है और उनके प्रमुख ग्रंथ के नाम है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा इत्यादि की रचना हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। और उनका यह श्री रामचरितमानस है, वो श्री राम के जीवन के आदर्शों को निरूपित करता है। और उनकी इस अप्रत्याशित जिद, यानी कि यहां हम बात करते हैं यह तुलसीदास के युवावस्था के कार्यकाल में यह घटना हुई थी कि उनकी अप्रत्याशित जिद से खींचकर रत्नावली, जो तुलसीदास की पत्नी थी, रत्नावली ने स्वरचित एक दोहे के माध्यम से जो शिक्षा उन्हें दी, उसने ही तुलसी राम को तुलसीदास बना दिया। और रत्नावली ने जो दोहा कहा था वह इस प्रकार का है कि अस्थि चर्ममय देह यह, अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेकु जो होती राम से, तो काहे भव भीत। यानी कि ये इस आप कथानक का, यह दोहे का मीनिंग समझ सकते हैं कि यहां हमारा जो भौतिक शरीर है इसमें क्या रखा है, यदि ऐसी प्रीत तुम राम से करते तो आप भव की जो भीत है उससे मुक्त हो सकते थे। तो रत्नावली के इस दोहे ने तुलसीदास का जीवन बदल दिया था। 13वां क्वेश्चन, प्रदेश और फसल की खेती के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में रविवार को मन की बात की और मन की बात में बहुत ही कुछ सक्सेस स्टोरी की बात की है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। और उनमें से मैंने यह क्वेश्चन सेट किया है कि प्रदेश और फसल की खेती के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो सक्सेस स्टोरी थी, जो फसलों से और किसानों के उत्पाद से जुड़ी हुई थी, और इनमें से यह क्वेश्चन सेट किया है। तो पहले तो आप ध्यान से यदि मन की बात को सुना है तो देखो, बेशुनपुर लेमन ग्रास बिल्कुल ही सही है। बेशुनपुर में लेमन ग्रास 4 माह में तैयार किया जाता है और लेमन ग्रास में से तेल बनाया जाता है, जिसकी हाल ही में भारतीय बाजारों में भारी डिमांड है। और लद्दाख, वहां पर खुबानी की खेती की जाती है और खुबानी के कारण यह लद्दाख में भी बहुत ही आमदनी होती है। खुबानी एक फल का नाम है। और कच्छ है, जो गुजरात के कच्छ सबसे बड़ा जिला, वहां पर किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती कर रहे हैं और वहां भी अच्छा आमदनी प्राप्त करते हैं यह कच्छ के किसान। यानी कि इस जो यहाँ युग्म दिए गए हैं इनमें से भी एक भी युग्म गलत नहीं है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और बात करते हैं इस इश्यू की, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में झारखंड के बिशुनपुर में 30 से ज्यादा समूह मिलकर लेमन ग्रास की खेती का जिक्र किया। और लेमन ग्रास 4 महीनों में तैयार हो जाती है और उसका तेल बाजार में अच्छे दामों में बिकता है। तो यहाँ जो महिला स्व सहायता समूह है, तकरीबन 8 गांवों की यह महिला स्व सहायता समूह ने यहाँ लेमन ग्रास की खेती की और इसमें जो तेल बना इसकी बाजार में काफी डिमांड है। और बात करते हैं इसी के साथ खुबानी की, तो यहां आप इस फल को देख सकते हैं, यह है खुबानी। लद्दाख यानी कि ठंडे जो इलाके हैं वहां पर ही यह बन सकता है। तो देखो, खुबानी की खेती एक गुठली वर्गीय फसल है और खुबानी एक ठंडे प्रदेश का पौधा है और भारत में खुबानी की खेती या बागवानी लद्दाख में की जाती है, जिसका हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में जिक्र किया। और कच्छ में किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। तो यह बात मन की बात में हमारी प्रधानमंत्री जी ने की थी। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है। शहद जांच प्रयोगशाला गुजरात के आणंद जिले में स्थापित की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात और वहां का आणंद जिला।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है डाभी हार्दिक। सही आंसर है गुजरात। राजकुमार गौंड जो यूपी से है उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। शिवानी रानी कश्यप जो दिल्ली से है उन्होंने भी इसके बारे में डिटेल में बताया है कि आनंद जिले में, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिछले कई दिनों से डिटेल में आंसर दे रही है शिवानी रानी कश्यप। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सौंदरवा अशोक आपका भी आंसर सही है। गोस्वामी सृष्टि उन्होंने भी पिछले 2 दिनों से यहां डेली करंट अफेयर का वीडियो देखकर यहां लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनका आंसर देना शुरू किया है। गोस्वामी सृष्टि आपको धन्यवाद। मेयर शीतल डी उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर भेजा है गुजरात के नवागाम से। वनकर नितिन कुमार गुजरात के अहमदाबाद से, आपका भी आंसर सही है। हर्ष अंतानी उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है, और साथ यह भी लिखा है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के प्रयासों से हुई थी, और यहां गुजरात के आणंद जिले में यह एनडीडीबी बोर्ड में यह है जो शहद इसकी प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा तिलारी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व हाल ही में सुर्खियों में रहा है तो किस राज्य में स्थित है? यहाँ 4 स्टेट के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं, उनमें से सही आंसर आपको चुनना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्वालिटी की दृष्टि से कैसा लगा है, सुपर से भी ऊपर लगा है आपको, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।